Question is, show that envelope of circles show that envelope of circles whose centers lie on whose centers lie on parabola y square equal to 4ax and which passes through its vertex and which passes through its vertex is this curve 2a y square 2a y square plus x into x square plus y square is equal to 0 कि हमें ये कहा गया है कि हमारे पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो वो पैराबोला कैसा होगा? ये शेप है पैराबोला की। दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इस पैराबोला के ऊपर सेंटर एज्यूम करके हमने सर्कल्स लगाने हैं। देखिए, शो दैट एनवेल्प ऑफ द सर्कल्स हुज सेंटर्स आर ऑन parabola y square equal to 4ax and which passes through its vertex। कि जितने भी सर्कल्स हैं उन सब का सेंटर तो यहाँ पे है इनके ऊपर, और वो सारे जो सर्कल्स हैं इस वर्टेक्स में से भी पास हो रहे हैं। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे सेंटर लगाऊंगा तो उसका रेडियस मेरे को इतना रखना पड़ेगा। अगर मैं सेंटर यहाँ पे रखूंगा सर्कल का तो मेरे पास रेडियस जो है वो इतना हो जाएगा। अगर मैं सेंटर यहाँ पे रखूंगा आई विल हैव रेडियस दिस मच। इसका मतलब कि जो मेरे पास इस टाइम पैरामीटर है वो रेडियस है। कि जैसे जैसे ये सेंटर पैराबोला के ऊपर ट्रेवल कर रहा है उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने उस फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, फिर उसको पैरामीटर के साथ डेरिवेटिव कर देना है और पैरामीटर दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट कर देना है। तो प्रूव करना है कि वो जो एनवेल्प है वो ये वाली इक्वेशन आएगी। सो दिस विल बी द एनवेल्प। कि मान लीजिए कि एक सर्कल, सपोज मैं ये ले लूं, एक सर्कल यहां से ये ले ले, फिर एक सर्कल और ये वाला। तो ये जो सर्कल्स हैं इन सब सर्कल्स के जो सेंटर्स हैं, सेंटर्स इस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहे हैं, और सारे सर्कल जो हैं वो पैराबोला के इस वर्टेक्स में से, जो कि हमारा ओरिजिन है, उसमें से पास कर रहे हैं। तो इनका एनवेल्प जो है सारे सर्कल्स का वो हमने फाइंड आउट करना है। दिस इज द पैराबोला। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो फैमिली ऑफ सर्कल्स है, ये फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन लिखनी है। उस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो फिर उस पैरामीटर को एलिमिनेट कर देना है तो वो हमारे इन्वेल्प की इक्वेशन आ जाएगी। तो अब ये है कि सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखें। तो हर पॉइंट जो है पैराबोला का दैट इज सेंटर ऑफ सम सर्कल। तो मान लीजिए मैं ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ए ले लूं, तो इस आर्बिट्रेरी पॉइंट के मैंने कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं
कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखूं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही पैराबोला के पॉइंट होंगे, जो कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो पैराबोला के पॉइंट नहीं होंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं ये लिख लेता हूं, ए टी स्केयर कॉमा 2 a t। तो अब जरा चेक करें कि ये जो मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं दिस पॉइंट P के, क्या ये कोऑर्डिनेट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को सेटिस्फाई कर रहे हैं? अच्छा, अब मैं कहता हूं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट this point, suppose this point is P, center at a t square 2at and radius OP, कि अगर ये P पॉइंट है तो इसको ज्वाइन कर दो उसके साथ, ओरिजिन के साथ, मेरा रेडियस इतना होना चाहिए। तो अब OP कैलकुलेट कर लेते हैं। OP कैलकुलेट करने के लिए यह तो डिस्टेंस फार्मूले से OP कैलकुलेट हो जाएगा, या OP का स्केयर लिखे कितना है, and radius OP we have OP square is equal to, ये कितना डिस्टेंस आ जाएगा, AT स्केयर माइनस 0 का स्केयर प्लस 2AT माइनस 0 का स्केयर। सो दिस थिंग इज इक्वल टू A स्केयर T4 प्लस 4A स्केयर T स्केयर। तो अब सर्कल की इक्वेशन कितनी आएगी, सर्कल की इक्वेशन x माइनस दिस पॉइंट x1 at स्केयर का होल स्केयर x माइनस x1 का स्केयर प्लस y माइनस y1 का स्केयर y माइनस 2at का स्केयर इज इक्वल टू r स्केयर, वो OP का स्केयर है, दैट इज a स्केयर T4 प्लस 4a स्केयर T स्केयर। तो अब T जो है वो पैरामीटर है, तो दिस इज ए फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब इस फैमिली ऑफ सर्कल का मैंने एनवेल्प फाइंड आउट करना है, तो इसका स्केयर कर दो, तो ये यहाँ पे आएगा एक्स स्केयर, इधर दूसरे वाले में से आएगा वाई स्केयर, माइनस 2ab वाली जो टर्म होती है यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे माइनस 2at स्केयर एक्स, और यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा 4at y। ठीक है ना, कि एक होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो मैंने माइनस 2ab वाली टर्म इधर लगा दी और माइनस 2ab वाली टर्म यहाँ लगा दी। अभी बी स्केयर वाली टर्म लगानी है, प्लस इसमें से ए स्केयर T4 प्लस इधर का स्केयर किया तो 4a स्केयर T स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर T4 प्लस 4a स्केयर T स्केयर। तो ये देखो, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म कट गई, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म कट गई। तो इसका मतलब मेरे पास ये इक्वेशन आई फैमिली ऑफ सर्कल्स की, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2at स्केयर एक्स माइनस 4at y इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से एनवेल्प फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1 कि ये टी स्केयर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लिख दो। तरीका नंबर 2, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वहां से जो टी की वैल्यू आए वो इसी इक्वेशन में पुट कर दो टी की वैल्यू, तो वो टी एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं जो है ना इसको क्वाड्रेटिक एज्यूम करके इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करता हूँ।
सो दिस कैन बी रिटन एज, सो हमारे पास आएगा बी स्क्र का मतलब है 16 a² y² -4ac, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दो तो यहाँ पे +8ax × x² + y² = 0 आ जाएगा। 8 से डिवाइड कर दो तो 2a² y² + ax × x² + y² = 0. So this is equation of envelope. Find envelope of straight line drawn through extremities of and at right angle to the radii vector of the curve this. एक कर्व दी हुई है कि we have r is equal to a into 1 plus cos थीटा। तो ये पोलर फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है इसकी, और अभी मैं वैसे इसका ग्राफ ड्रा करना चाह रहा हूँ कि इसका ग्राफ आएगा क्या। इसमें थीटा और आर में ये बनाना है पॉइंट्स। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस 0 1 होता है, तो ये 2a आ जाएगा। तो मान लीजिए दिस डिस्टेंस इज a and this distance is 2a. So when theta is equal to 0, I have this point. When theta is 30 degree, तो cos 30 है √3/2, so 1 plus √3/2, तो √3/2 मीन्स 1.7, 1.7 जो डिवाइड बाई 2 कर दिया तो वो 0.85 है, तो 1.85 आ जाएगा। तो ये 2a की जगह पे 1.85a। सो अब 30 डिग्री की लाइन ड्रा कर लो यहाँ पे, ये 30 डिग्री है मान लीजिए। तो डिस्टेंस अब कितना लेना है, अब अगर यहाँ से मैं 2a का सर्कल ड्रा करूं तो इतना डिस्टेंस तो है 2a, पर मेरे को 2a डिस्टेंस नहीं चाहिए, मेरे को अब 2a से थोड़ा कम चाहिए। तो इसका मतलब मैं ये वाला पॉइंट लगा लेता हूँ 30 डिग्री पे। अब अगर 45 डिग्री करे तो 45 डिग्री मीन्स 1/√2, 1/√2 0.7 होता है, तो ये 1.7a। तो इसका मतलब अगर मैं 45 डिग्री की लाइन ड्रा करूं तो अब ये वाला अगर सर्कल है 1.8 का, तो मेरे को इससे भी थोड़ा छोटा ये वैल्यू चाहिए। उसके बाद 60 डिग्री करें तो 60 डिग्री जो है 1/2, तो 0.5, ये 1.5a आ जाएगा। तो ये 60 डिग्री की लाइन पे अब ये 1.7 है, तो 1.7 तो 1.5 यहाँ पे आएगा, ये 60 डिग्री। अब मैं कहता हूँ कि 90 डिग्री लगा लो। अब अगर 90 डिग्री है तो cos 90 0, तो a आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे 90 डिग्री पे आंसर जो है ये 1.5 का सर्कल है, तो इसका भी आधा किया तो a आ जाएगा। उसके बाद मैं 90 के बाद सीधा 180 पे पहुंच जाता हूँ। अगर 180 पुट कर दें तो 180 cos पाई होता है -1, तो ये आंसर 0 आ जाएगा। तो ये मेरी लाइन जो है वो 180 वाली है। तो इसका मतलब ये जो मेरा पॉइंट्स है ये ऐसे ऐसे आगे चलते जाएंगे कि जैसे ये चल रहे हैं, ये इस तरह ये पॉइंट चले हुए हैं। तो जब इस लाइन पे पहुंचूंगा, इस लाइन पे डॉट यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना, इस लाइन पे डॉट जो है इधर आएगा 0 पे। तो मेरा जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। तो अब अगर थीटा को -थीटा कर दें तो ये जो कर्व है वो मेरी इक्वेशन चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन, अबाउट दिस इनिशियल लाइन। तो ऐसी ही कर्व इसके नीचे भी ड्रा कर देते हैं। तो ये इस कर्व का नाम है कार्डियोइड। तो इसका ग्राफ जो है वो बन गया कार्डियोइड। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि वो क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में।
तो जितनी भी लाइंस ऐसे पोल से हम ड्रा करेंगे, ये सारी लाइंस जो है दीज आर रेडियाई वेक्टर्स। तो अब वो कह रहा है कि ये जो रेडियाई वेक्टर है, इनकी एक्सट्रीमिटीज पे हमने लाइंस ड्रा की हैं, और जो लाइन है दे आर परपेंडिकुलर टू दीज एक्सट्रीमिटीज। तो मैं पिक्चर बताता हूँ कि ये कि जैसे ये एक एक्सट्रीमिटी है, तो इस रेडियस वेक्टर के राइट एंगल, ये लाइन राइट एंगल है। उसके बाद ये लाइन मान लीजिए राइट एंगल है नेक्स्ट पे, ऐसे ये राइट एंगल है, ऐसे यहाँ पे ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। तो जो भी एक्सट्रीमिटी है, कोई एक रेडियस वेक्टर लिया, उसके एंड पॉइंट पे ऐसे राइट एंगल ड्रा कर लिया। तो ये जो सारी लाइंस हैं, जो मैंने ग्रीन वाली लाइंस ड्रा की है, दिस फैमिली ऑफ लाइंस के लिए एनवेल्प फाइंड आउट करना है। तो अब एनवेल्प फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो इन लाइंस की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करें। ये जो ग्रीन लाइंस है, इनकी मैं कहता हूं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस फैमिली ऑफ लाइंस। अगर किसी तरह से इनकी इक्वेशन पता चल गई, उसके बाद फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, और पैरामीटर को एलिमिनेट कर देंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो मैं सिर्फ एक रेडियस वेक्टर रख लिया है, क्योंकि जो ग्रीन लाइन जिसकी मैंने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, वो इस रेडियस वेक्टर के एक्सट्रीमिटी पे परपेंडिकुलर है। तो इस वेक्टर पे ये परपेंडिकुलर है। सो इस लाइन की मैं इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं, और फिर इस लाइन की इक्वेशन से पूरी फैमिली की इक्वेशन पता चल जाएगी। वो लिख लेता हूं कि एल अल्फा। सो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो इस रेडियस वेक्टर की लेंथ एल है, और उसने अल्फा एंगल बनाया है। और क्यू जो है वो मूविंग पॉइंट है इस ग्रीन लाइन के ऊपर। तो इसके कोऑर्डिनेट आर थीटा रखने हैं, जो मूविंग पॉइंट है जैसे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज आर एंड दिस एंगल इज थीटा। तो ये थीटा एंगल है, पहले वाला जो छोटे वाला है दिस इज अल्फा। तो मेन है कि अब मुझे ये ग्रीन लाइन की इक्वेशन लिखनी है। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला 90 डिग्री का है, और इसके जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगल है ये वाला, ये एंगल कितना है। ये देखिए कि एक्स एक्सिस के साथ ये जो आर लाइन है इसने थीटा एंगल बनाया है, और जो दूसरी एल लाइन है उसने अल्फा एंगल बनाया है। तो इसका मतलब कि ये जो एंगल है जिसको मैं ब्लैक लाइन से डार्क कर रहा हूं, दिस एंगल विल बी थीटा माइनस अल्फा इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। कॉस ऑफ दिस थिंग थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस जो है वो एल लेंथ है उसकी, और हाइपोटेन्यूज आर्बिट्रेरी पॉइंट है आर। सो मेरे पास यहाँ से एल की वैल्यू आ गई। सो दिस इंप्लाइज एल, या मेरे पास आर लिखना चाहिए, एल इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस अल्फा। पर ये जो है, दिस इज इक्वेशन ऑफ ग्रीन लाइन। देखिए इस लाइन में, अगर इस लाइन पे ये क्यू पॉइंट मूव कर रहा है, तो क्या चीज चेंज होएगी। जब क्यू पॉइंट चल के इधर आ गया, तो आर जो है वो आर चेंज हो जाएगा, और एक ये जो ट्रायंगल है उसका एंगल चेंज हो जाएगा।
जब क्यू पॉइंट चेंज होगा तो ये थीटा माइनस अल्फा चेंज होगा, और आर जो है वो ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस भी चेंज होगा। तो इसका मतलब दिस थिंग इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अब इस इक्वेशन में ये जो एल है, एल इज ए पैरामीटर, क्योंकि अगर मैं एल, ये वाला एल हटा के यहाँ दोबारा से मान लीजिए मैं ये वाला कर दिया कि नाउ दिस इज एल, तो अब मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो ये वाला आएगा, तो मेरी जो लाइन है वो अलग लाइन हो जाएगी। सो एल इज दिस पैरामीटर। तो मैं क्या कर सकता हूँ अब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एल कैलकुलेट करके, और ये वैसे इसमें ना दो पैरामीटर्स हैं। अल्फा इज ऑल्सो ए पैरामीटर, कि अगर हम एल को चेंज कर रहे हैं, एल मैंने इनिशियली यहाँ पे बनाई है जो पी पॉइंट है, जब पी पॉइंट चेंज होगा तो ये अल्फा भी तो चेंज हो रहा है। सो अल्फा इज ऑल्सो ए पैरामीटर। तो मैं इसका डेरिवेटिव अल्फा से भी कर सकता हूँ और डेरिवेटिव एल से भी कर सकता हूँ। मैंने लिखा था आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा। तो अब इस लाइन का इस कर्व के साथ क्या कनेक्शन है, कि ये जो पॉइंट है ये पी, पी पॉइंट लाइन के ऊपर भी है क्योंकि मैंने ये परपेंडिकुलर तो पी पे ही ड्रा किया है, और पी पॉइंट इस कर्व पे भी लाई करता है। तो मैं कहता हूं कि पहले पुट करवा दो इसको, पी लाइज ऑन द कर्व, देयरफॉर, तो पी के कोऑर्डिनेट इस पे अगर पुट कर दें तो ये एल यहाँ पुट कर दो आर की जगह पे, और अल्फा यहाँ पुट कर दो थीटा की जगह पे, तो हमारे पास आएगा पी लाइज ऑन कर्व, देयर फोर एल इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस अल्फा। हाँ, अब इस इक्वेशन और ये जो इक्वेशन है, अब इन इक्वेशंस में से हमने अल्फा एलिमिनेट करना है। सो इक्वेटिंग वन एंड टू वी गेट, इधर आएगा आर कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस अल्फा। तो अब मैं कहता हूं कि डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो इसका अल्फा के साथ दोनों साइड डेरिवेटिव कर दो, तो हमारे पास ये क्या आएगा कि आर कांस्टेंट लेना है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, थीटा भी कांस्टेंट रखेंगे, तो हमारे पास ये आएगा, इसका डेरिवेटिव किया कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा इनटू थीटा माइनस अल्फा का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा किया, तो वो आएगा माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू कॉस अल्फा का डेरिवेटिव माइनस साइन अल्फा। तो अब यहाँ पे ये जो साइन थीटा माइनस अल्फा है ना, इस पे साइन का फॉर्मूला लगा दो, और ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया। सो आर इंटू ये आएगा साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू ए साइन अल्फा विद माइनस साइन। अब मेरे पास एक ये इक्वेशन है जिस पे मैंने डेरिवेटिव लिया है, अब इसका नाम मैं तीन रखता हूँ, ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, और इसका नाम मैं चार रखता हूँ, ये मेरी डेरिवेटिव करके जो इक्वेशन आई है ये वाली। इन दो इक्वेशंस में से अल्फा खत्म करना है किसी तरह से। तो क्या अल्फा खत्म हो सकता है इन दोनों में से? ये फोर्थ वाली इक्वेशन को अगर मैं साइन अल्फा से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, आर
साइन थीटा, इधर कॉट अल्फा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए है, तो ये माइनस ए लिख दो। तो यहां से मैं कॉट अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करके तो इधर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, हाँ हो तो सकता है। ये देखिए, यहाँ पे कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉट अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए ओवर आर, कॉस थीटा इधर आके प्लस हो गया, और साइन थीटा से डिवाइड कर दो, यहाँ पे साइन थीटा और इधर भी साइन थीटा, सो दिस इज माइनस ए ओवर आर साइन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो अब ये कॉट अल्फा की वैल्यू पुट किस में करनी है, इसमें, ये ऊपर वाली इक्वेशन में, इससे ऊपर वाली में, ये वाली थर्ड में। ऑल्सो और उसको भी फॉर्मूला लगा दें, कॉस थीटा माइनस अल्फा है, तो कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस अल्फा। इसको साइन अल्फा से डिवाइड कर दो सारी इक्वेशन को, आर कॉस थीटा कॉट अल्फा प्लस साइन थीटा, और इधर ए इंटू वन ओवर साइन अल्फा प्लस कॉट अल्फा हो जाएगा। तो कॉट अल्फा की तो जो ये वैल्यू कैलकुलेट की है, ये वाली, ये कॉट अल्फा की वैल्यू एक यहाँ पे पुट कर देनी है, और एक कॉट अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो सिर्फ एक जगह पे ये बचेगा, ये साइन अल्फा। इसको कैसे करना है, ये जो वन ओवर साइन अल्फा है, ये है कोसिकेंट अल्फा। कोसिकेंट अल्फा को मैं लिख सकता हूँ इसका स्केयर और अंडर रूट। तो कोसिकेंट स्केयर अल्फा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्केयर अल्फा होता है। तो यही कॉट अल्फा की वैल्यू इसको चेंज करके दोबारा से फिर पुट कर देनी है। तो ये आप बुक में देखोगे कि कैलकुलेशन तो थोड़ी लंबी है, लेकिन फाइनली ये हो जाता है। उसके बाद ये अल्फा कहीं नहीं दिखेगा, तो जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ एनवेल्प।